सम्राट अशोक ने जो भी कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध न होता तो शायद आज भारतीय संविधान भी न होता। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक की आंख खोल दी और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसकी पुनरावृत्ति संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में भी 56 में की थी। पदम शेखर मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी। आज आप जब से ये यात्रा शुरू हुई तब से उसका नेतृत्व कर रहे थे और पूरे यात्रा के दौरान आपकी भागीदारी रही। बड़े ही सम्मान के साथ चाहते हैं कि आप भी 2 शब्द अपने रखें। पदम शेखर मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय को। सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अरविंद जी का, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय श्री राम सूरत मौर्य जी, एसएससी के अध्यक्ष श्री दीनानाथ जी, इसके प्रवक्ता महोदय, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आज यहाँ पर उपस्थित आम हमारी माताएं बहनें और सीनियर सभी साथी पदाधिकारी विभिन्न संगठनों के, और सबसे प्रमुख रूप से बौद्ध भिक्षु संघ के भंते लोग, मैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में सुमन अर्पित करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग कम से कम इतनी समय के बाद भी यहाँ पर बैठे हैं और उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और उन मनीषियों की बातों को हम लोग पा रहे हैं जो शायद दुर्लभ होता है। मैं आप सभी से विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा इस आयोजक मंडल को कि मुझे भी अवसर मिला। हालांकि मैं सम्राट अशोक क्लब के सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करता रहा हूं। कानपुर में जब आपकी इंडोर बैठकें होती थी तभी हम लोग जाते थे और बहुत कुछ सीखा है। एक बंद कमरे से आज इस सड़क पर जो इतना बड़ा जो आंधी चली, इसके लिए मैं विशेष रूप से सम्राट अशोक क्लब के सभी पदाधिकारियों को विशेष आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी जो 26 नवंबर संविधान दिवस, जन्म दिवस या संविधान लागू होने की जो प्रक्रिया आज हमारे सामने है और जिस पर माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने भी इस पर बड़ी विस्तृत चर्चाएं जो संविधान की रूपरेखा में करी और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी करी है, निश्चय ही ये बताता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था रही है या भारत में जो लिखित संविधान आया, इसमें बहुत कुछ संघर्ष की गाथाएं हैं। आज अगर हम राष्ट्रीय प्रतीक पर सम्राट अशोक महान की याद करें, ये जो अशोक की लाट है, अगर आप कल्पना करें कि 2000 साल तक जमीन में था, 2000 साल तक जमीन में दफन था, इसको तोड़कर जमीन में दफना दिया गया। अगर इस देश में अंग्रेजों का शासन न आया होता तो शायद हम लोग मौर्य वंश या सम्राट अशोक की जो थाती थी शायद जान ही नहीं पाते, जमीन के अंदर होती। न्याय का शासन जो था अंग्रेजों में था, न्याय चरित्र अंग्रेजों में थी और उन्होंने इसकी प्रक्रिया भी हमारे सामने रख कर गए थे। सम्राट अशोक ने जो भी कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध न होता तो शायद आज भारतीय संविधान भी न होता। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक की आंख खोल दी और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसकी पुनरावृत्ति संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में भी 56 में की थी।
हम लोग दोराहे पर हैं साथियों। मैं स्पष्ट बता दूं कि भारत पर अशोक राज होना चाहिए, अशोक राज की कल्पना होनी चाहिए, लेकिन हमें जो भी काली चीजें भारत में थी उसको इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे लगता है कि वही सत्य था। लिख कर कपोल कल्पित कल्पनाओं किस्साओं से हमें आज भी भ्रमित किया जाता है। आप रामराज को ही ले लीजिए, इतनी गाथा होती है रामराज की कि बड़ी समानता थी, लेकिन आप अगर पढ़ें तब जान पाएंगे कि क्या था। इसलिए हमें आगे, जैसा कि संविधान पर आक्षेप एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे संविधान में संशोधन की बात है, संशोधन इजीली हो सकता है। चौथाई 3/4 बहुमत से संविधान को विकृत किया जा सकता है, बहुत आसान है। इसलिए संविधान में एक बहुत बड़ा आपको ऑप्शन मिला है, मत का अधिकार। हमारा मत भी विध्वंसित हो चुका है। हम मत कहाँ दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से आप देखें तो लगता है कि फिर हमें आने वाले समय में क्या हम संवैधानिक विचारों को या संवैधानिक मजबूती को बचा पाएंगे। यकीन मानिए, रहेगा तो संविधान ही, लेकिन किस रूप में होगा ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अब धार्मिक व्यक्ति भी राजशाही की तरफ है। राजसत्ता अब केवल राजनीतिक लोगों की चीज नहीं रह गई, धार्मिक पर भी आ गई है। तो धर्म का राजनीति से गहरा संबंध है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको धार्मिक बनना है, धम्म पद अपनाना है, जो भी बनना है क्लियर करना पड़ेगा। दोराहा नहीं चलना है, दोराहे पर हम नहीं चल सकते हैं। घर में दोराहा है, पुरुष एक तरफ है, महिला एक तरफ है। मैं महिलाओं बहनों से अपील करूंगा कि दोराहा तो बदलना पड़ेगा, आपको एक रास्ते पर चलना पड़ेगा, और वो रास्ता है धम्म का रास्ता, बुद्ध का रास्ता। जिस दिन भारत में बौद्ध धर्म होगा, आपके दिलों में बौद्ध धर्म होगा, भारत की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहुमत में तो हो सकता है। जब बहुमत में होगी, जब सत्ता आपकी होगी, तब हर चीज आपके अनुकूल होगी। हम अभी दशमलव में नहीं हैं, दशमलव में नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता है। और इसका सबसे आसान तरीका है, चर्चा में आ चुका है कि हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित की भी मैं चर्चा कर दूं, चूंकि मैं पद्मशेखर मौर्य मेरा नाम है, खंड शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूं, बेसिक एजुकेशन में हूं। देखा है मैंने कि हमारे बच्चे या बच्चियों का मेन काम क्या है। घरों में अगर सुबह बेटी झाड़ू नहीं लगाई तो उसको चाटे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर स्कूल नहीं गई कोई बात नहीं। कितनी बड़ी विसंगति है, आप देखें। हम खुश होते हैं कि मेरी बेटी अच्छा खाना बनाती है, बेटी ने अच्छा खाना बनाना सीख लिया, खाना अच्छा बनाती है, चाय अच्छा बना लेती है, पकौड़े अच्छा बना लेती है। क्या उसकी जिंदगी इसके लिए है? मैंने कई जगह इसकी चर्चा की, जब हम लोग स्कूलों में या कहीं भी बात आती है कि आपका जीवन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आवश्यक है कि समझना पड़ेगा कि बच्चे जो चीज बनाते हैं या महिलाएं जो चीज बनाती हैं उसमें स्वाद है कि मेरी भूख में स्वाद है। आप भूखे रहेंगे, जो भी खाएंगे पेट भर जाएगा, लेकिन अगर पढ़ाई चली गई, बेटियों की शिक्षा चली गई, तो सब चला गया। इसलिए आपको करना पड़ेगा। स्कूलों में अटेंडेंस 40% है, बच्चों का सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस 40%, इसका मतलब 60% बच्चे घर में हैं, खेत में हैं, वो मुख्य चीज से दूर हैं। तो उनको शिक्षित बनाने की कड़ी आपको बनानी पड़ेगी। योजनाएं भी संवैधानिक हैं, जो सरकार योजना लाती है वो भी संवैधानिक है। जैसे अगर नवोदय विद्यालय में परीक्षा होता है तो आप नवोदय विद्यालय में बच्चों के फॉर्म भरिए तो आगे बढ़ेंगे। विद्या ज्ञान परीक्षा है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हम उसका लाभ ही नहीं लेना चाहते हैं। तो शिक्षित पहले शुरुआत से करनी पड़ेगी कि आपको बच्चों को झाड़ू तो न लगेगा, चल जाएगा, लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नहीं चलेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। दूसरा, आर्थिक मजबूती आवश्यक है। यदि हमारी आर्थिक मजबूती मजबूत रखना है तो आवश्यक है कि हम कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हों। उसके लिए सबसे आसान तरीका संघ है। अगर 10 लोग संगठित हो जाएं, साथ बैठ लें, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा।
और आज जो कुछ है संगठन के कारण, ये संघ के कारण है, लेकिन हम संगठित नहीं हैं। हमारे साथ आप सभी को ये जुड़ना पड़ेगा कि नहीं, हमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो 1 घंटा इस तरह की चर्चाएं हों कि समस्याएं दूर हों, हम कैसे बीमार न हो, बीमारी मुक्त हो, रोग मुक्त हो, शिक्षा की तरफ ध्यान हो, हमारे खेतों में उतना समय लगे जितना कि हमारा पढ़ाई पर ध्यान निकल आए। हम लोग भगवान बुद्ध खत्ती कहलाते थे, खत्ती जो बाद में छत्री हुआ, खेती, खेत से खेती हुआ, फिर छत्री में चेंज हुआ। आज भी हम छत्री हैं, मतलब खत्ती हैं, खेत हमारा आधार है, बट उसका जो समय किलिंग है वो नुकसानदायक है। तो हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होना है, धार्मिक रूप से मजबूत होना है, और आर्थिक रूप से मजबूत होना है, सामाजिक रूप से मजबूत होना है, तब हम इस संविधान को बचाने की बात करें। वरना जिस दिन 442 सांसद होते हैं, 43 या 42, 543, और जिस दिन 400 सांसद हो गए तो संविधान के पन्ने पर जो लिखा था, जो मूल संविधान चाहे कहीं रखा हो, आज क्या होगा हम आप नहीं जानते हैं। इसलिए सभी को अपने मत का प्रयोग सही ढंग से करने की आवश्यकता है। एजुकेशन में सबसे आगे बढ़ने की जरूरत है और सबसे आवश्यक है, मैं एडवोकेसी सिस्टम पर बात करूंगा कि हमें, हमारे बीच में बड़ी बात है, मैं समझता हूं शायद भारत के पहले आप न्यायाधीश होंगे हम लोगों के समुदाय से। ला हम पढ़ेंगे ही नहीं, पीसीएस का एग्जाम देंगे ही नहीं, तैयारी कराने नहीं देंगे बेटियों को, बच्चों को, तो फिर वो कैसे जस्टिस में जाएंगे। और जस्टिस एक ऐसा पेशा है, आप जान लीजिए, जो सबका बाप है। एक तो सबसे बढ़िया है, उसे 64 या 65 साल रिटायरमेंट होगा। अभी नॉर्मल लोग 60 साल पर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जस्टिस या प्रोफेसर 64-65 साल तक नौकरी करते हैं। इसके बाद ढेर सारी सुविधाएं, सर जी ने नहीं बताया, रिटायर के बाद भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो सब लोग भाई न्यायालय पर चलते हैं, हायर जुडिशरी में है, पीसीएस है, वह एडवोकेसी हाई कोर्ट्स में एक्सपीरियंस पर भी है। जब माप होगी, लोग होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा विनम्र अपील है आप सभी से कि हम लोग अपने को संगठित करें, मजबूत बने, छोटे बच्चों से शिक्षा पर ध्यान दें। बेसिक एजुकेशन, फाउंडेशन लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पर पढ़ाई हो। सुबह 4 बजे उठे लोग। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्ट्री पढ़ें, जैसा कि आप लोगों ने दूरदर्शन पर देखा होगा, तो चुटैया बांध करके पढ़ाई की बात होती थी। तो पढ़ाई पर परिश्रम नहीं होगा तो न हम आईएएस बन पाएंगे, न पीसीएस बन पाएंगे, न जॉब में जा पाएंगे। तो ये भी एक आवश्यक है कि पढ़ाई को बेस बनाया जाए, और वो हमें आपको बच्चों को शुरू से प्रदान करना पड़ेगा, तो निश्चय ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजक मंडल को सभी को साधुवाद दूंगा, और एक अच्छा फोकस प्लेटफार्म या अच्छी चीज़ें सम्राट अशोक क्लब ने लोगों को जेहन में पैदा करी है, और हम लोग उनसे सीखे हैं और उसको जीवन में आत्मसात भी किए। मुझे अच्छा लगा, और छोड़ने, जैसे बताने कि आने के बाद आप लोगों का साथ छोड़ने का मन नहीं करता, कि बस आपके बीच में रहो और कुछ कर जाओ। तो मैं संकल्प लेता हूं कि आप लोग भी जो जिम्मेदारी हम लोगों को देंगे, हम लोग भी निर्वहन करेंगे, और भारत को एक सशक्त राष्ट्र, जैसा कि आपने कहा कि हमारा अतुल्य भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। एक चीज़ और मैं कहूँगा, भारत क्यों है? भारत, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि भरत कोई राजा थे, उनके नाम पे इसका नाम भारत पड़ा। ये भ्रम किया गया। एक सेंटेंस है, बुक है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है भगवान बुद्ध के लिए लिखा गया। भारत का जो शाब्दिक अर्थ है, भा मीन्स आभा, और रत मीन्स जो अनवरत निकल रही हो, यानी जिस देश से आभा यानी ज्ञान अनवरत निकल रही हो, वो देश भारत है। ऐसा देश भारत है। तो साथियों, पुनः मैं धन्यवाद दूंगा आयोजक मंडल को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय भारत, जय भारत, जय भारत।